हर कहानी सिर्फ शब्द नहीं होती, कुछ कहानियां आपको बदल देती हैं। स्वागत है आपका नॉवल बाय डॉन में, जहां मिलती हैं रहस्य, रोमांच, फैंटेसी और जबरदस्त ट्विस्ट से भरी कहानियां। यहां हर एपिसोड आपको पूछने पर मजबूर करेगा, आगे क्या होगा। अगर आप पूरी कहानी अंत तक सुनना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें नॉवल बाय डॉन को और इस कहानी की दुनिया में खो जाइए। 16 आकर्ष वीएस आहूजा परिवार। वुश। अचानक एक तलवार हवा में उड़ती है और पेड़ से गिर रही पत्तियां दो हिस्सों में बंट जाती है। एक पल से भी कम समय में तलवार वापस तलवारबाज के पास आ जाती है। इतनी तेज। मालिक, अभी आपने तलवारबाजी की कौन सी कला का इस्तेमाल किया? पास में खड़ी लड़की ने उस तलवारबाज से पूछा। यह कोई विशेष प्रकार की युद्ध कला नहीं है। एक तलवारबाज के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी तलवार। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास तलवार है तो आप जीतेंगे। तलवार से भी जरूरी है समय। जब दो योद्धा तलवार से एक दूसरे पर वार कर रहे होते हैं तो उनमें से जो पहले वार करता है उसके पास जीतने का मौका होता है। जितनी जल्दी तुम तलवार म्यान से निकालोगी उतनी जल्दी अपने दुश्मन पर वार कर पाओगी। तुम जितना तेज होगी उतना ही तुम्हारे पास जीतने का मौका होगा। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो अभी तलवारबाजी की जिस कला का इस्तेमाल कर रहा था वह उसने अपने पिछले जीवन में सीखी थी। वह एक कमांडो था और हत्यारा भी, इसलिए उसने सारे हथियार चलाने सीखे थे, जैसे तलवार, धनुष, कृपाण। यही कारण था कि उसका कोई भी दुश्मन उसको उसके पिछले जीवन में मार नहीं पाया था। मगर उसका वह दोस्त जिसने उसे धोखा दिया था, अगर वह किसी तरह धरती पर वापस लौट पाए तो सबसे पहले अपने उस दोस्त को ही खत्म करेगा। उसने अपने पूरे जीवन में इतना कत्लेआम किया था कि सब लोग उसे मृत्यु का देवता कहने लगे थे। दिया, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, रफ्तार सबसे जरूरी होती है। इसके बल पर तुम अपने से ताकतवर व्यक्ति को भी हरा सकती हो। हम योद्धाओं का सबसे जरूरी हथियार हमारी रफ्तार होता है। अगर किसी दिन तुम किसी ऐसे योद्धा से लड़ती हो जो तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, उस समय अगर तुम्हारी रफ्तार तेज होगी तो तुम अपने दुश्मन के कुछ करने से पहले ही उसका गला काट चुकी होगी। आकर्ष ने दिया को समझाते हुए कहा। आकर्ष के बताए अनुसार दिया ने तलवार चलाना शुरू किया। कुछ देर अभ्यास करने के बाद उसे खुद महसूस होने लगा कि उसकी तलवारबाजी पहले की तुलना में कुछ बेहतर हुई है। मगर अभी भी वह उस स्तर पर नहीं पहुंची थी जिस स्तर पर आकर्ष था। उसे लगा कि शायद वह गलत तरीके से अभ्यास कर रही है, इसलिए उसने आकर्ष से पूछा, मालिक, मैं आपके जैसे तलवारबाजी क्यों नहीं कर पा रही? क्या मुझसे सीखने में कुछ गलती हो रही है? अभ्यास करते करते सुबह से दोपहर हो गई थी, पर अभी भी उसे आकर्ष की सिखाए इस नई युद्ध कला में कोई महारत हासिल नहीं हुई थी। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं सुबह से इस तलवार तकनीक का अभ्यास कर रही हूँ, पर अभी तक आपके जितनी रफ्तार हासिल नहीं कर पाई हूँ। दिया का जवाब सुनकर आकर्ष हंसने लगा। तुम बिल्कुल पागल हो। सिर्फ आधे दिन के अभ्यास से तुम इस तलवार तकनीक में महारत हासिल नहीं कर सकती। तुम्हें शायद जानकर हैरानी होगी, पर जब मैंने पहली बार ये तलवार तकनीक सीखी थी तब तुम्हारी जितनी रफ्तार हासिल करने के लिए मुझे पूरा एक दिन लगा था। इसलिए इतनी जल्दी हार मत मानो। निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव है। क्या सच में? दिया ने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। आकर्ष की बात सुनकर उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया था। बिल्कुल, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन इन सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हें तलवार का इस्तेमाल कैसे करना है। तुम तलवार को कैसे पकड़ती हो, किस हाथ से पढ़ती हो, हमला कैसे करती हो, ये सारी बातें तलवारबाजी सीखने के लिए जरूरी होती है। आकर्ष ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। आपका धन्यवाद मालिक, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी और निरंतर अभ्यास करती रहूंगी। इतना कहकर दिया ने फिर से तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। आकर्ष भी वहां खड़े होकर उसके अभ्यास को देखने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पर नजर रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी मां रेवती उसी की ओर देख रही है। मां, तुम यहाँ? आकर्ष अपने पिछले जीवन में एक हत्यारा था, जिसका मतलब था कि अपने आसपास होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर उसकी हर वक्त नजर रहती थी। पर रेवती कब उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी इस बारे में उसे पता भी नहीं चला। रेवती ने आकर्ष के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और वहीं खड़े होकर चुपचाप दिया के अभ्यास को देखने लगी। दिया बार बार एक ही वार का अभ्यास कर रही थी, जिसका कारण रेवती को कुछ समझ नहीं आया। उसने आकर्ष की ओर देखते हुए पूछा, आकर्ष, तुमने दिया को कौन सी युद्ध कला सिखाई है? वह बार बार एक ही वार का अभ्यास क्यों कर रही है? अगर तुम्हारे पास कोई तलवार तकनीक नहीं है तो तुम मुझे कह सकते हो। मैं तुम्हें एक तलवार तकनीक खरीद कर दे दूंगी।
माँ, हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आप जिन तलवार तकनीक को खरीदने की बात कर रही हो वह बस दिखने में अच्छी है, लेकिन युद्ध के समय वह बिल्कुल कमजोर हो जाती है। उनके बल पर युद्ध जीतना असंभव है। आकर्ष ने जवाब दिया। उसने मिश्रा परिवार के युद्ध गृह में मौजूद सभी युद्ध कलाओं को पढ़ा था। जब वह युद्ध कलाएं भी उससे पसंद नहीं आई थी, तो खरीदी गई युद्ध कलाएं भला कैसे पसंद आती। आकर्ष, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने अभी दिया को जो युद्ध कला सिखाई है वह उन युद्ध कलाओं से बेहतर है जो मैं खरीदूंगी? रेवती ने हैरान होते हुए पूछा। माँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मुकाबला करके पता लगा सकती हो। आकर्ष ने हंसते हुए कहा। क्या अब तुम अपनी माँ के साथ मुकाबला करना चाहते हो? रेवती ने पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आकर्ष, जो अभी शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में है, वह उससे मुकाबला करना चाहता है। माँ, जरा संभल कर। इतना कहकर आकर्ष ने अपनी म्यान से तलवार निकाली, एक बार किया और तलवार वापस म्यान में रख ली। ये सब कुछ एक पलक झपकने से भी कम समय में हो गया था, इसलिए रेवती को तलवार नजर ही नहीं आई। उसे बस एक चमकीली परछाई दिखाई दी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आकर्ष ने अपना वार कर दिया था। रेवती समझ गई थी कि उसके पास इस वार का सामना करने का समय नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अपने बचाव के लिए 2 कदम पीछे हट गई। उसके सिर पर इस समय एक हाथी की परछाई प्रकट हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि आकर्ष के एक वार का सामना करने के लिए उसे एक हाथी की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ रही थी। रेवती ने एक गहरी सांस ली और हैरानी से आकर्ष की ओर देखा। आकर्ष ने अभी जो वार किया था वह वही वार था जो उसने दिया को सिखाया था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। एक आम व्यक्ति के लिए तो उस वार को देख पाना भी बहुत मुश्किल था। अगर रेवती सही समय पर पीछे नहीं हटती तो अभी गंभीर रूप से घायल हो जाती। आकर्ष अपने इस वार से शारीरिक मंडल के 9वें स्तर के योद्धा तक को घायल कर सकता था, जिसकी ताकत एक हाथी के बराबर होती है। माँ, अब आपको क्या लगता है? क्या अभी भी आपका यही कहना है कि मेरी सिखाई युद्ध कला बाजार से खरीदी गई युद्ध कलाओं से बेहतर नहीं है? आकर्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे अपनी तलवार तकनीक पर पूरा भरोसा था। अगर एक शारीरिक मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा उससे मुकाबला करता है तो वह एक झटके में अपनी तलवार से उसे खत्म कर सकता था। क्या ये तलवार तकनीक भी तुमको उस बूढ़े व्यक्ति ने सिखाई है जो तुम्हारे सपने में आया था? रेवती ने शक करते हुए पूछा। अपनी माँ का सवाल सुनकर आकर्ष शर्मिंदा था। उसे अपनी माँ से बातें छुपाने पड़ रही थी, पर वह मजबूर था। वह नहीं चाहता था कि उसके ताकतवर बनने से पहले कोई उसके रहस्य जाने। आकर्ष का चेहरा देख रेवती भी समझ गई थी कि आकर्ष इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा। आकर्ष, ये तलवार तकनीक मुझे पसंद आई, क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो? क्यों नहीं, आप चाहे तो दिया के साथ इसका अभ्यास कर सकती है। आकर्ष ने तुरंत जवाब दिया। आकर्ष के कहे अनुसार रेवती दिया के साथ उस तकनीक का अभ्यास करने लगी। क्योंकि रेवती चक्र मध्य मंडल की योद्धा थी, इसलिए दिया की तुलना में वह बहुत ही कम समय में उस तकनीक को सीख गई। सिर्फ एक दिन के अभ्यास से वह आकर्ष के समान स्तर पर पहुंच गई। लेकिन हाँ, वह अभी भी आकर्ष के जितनी निपुण नहीं हो पाई थी। आखिरकार आकर्ष ने उस स्तर पर पहुंचने के लिए कई साल मेहनत की थी। उसे एक दिन में सीख पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। अब आकर्ष पहले की तुलना में ज्यादा व्यस्त रहने लगा। वह सुबह से दोपहर तक अपनी युद्ध कला का अभ्यास करता, दोपहर से शाम तक अपनी माँ रेवती और दिया दोनों को तलवार तकनीक सिखाता और शाम से रात तक मिश्रा परिवार के एल्डर्स के लिए दिव्य जल बनाता। पूरे दिन व्यस्त रहने के कारण आकर्ष अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए उसने निर्णय किया कि वह सबसे पहले मिश्रा परिवार के एल्डर्स के लिए दिव्य जल बनाएगा। उसने आवश्यक सामग्री ली और अपने कमरे में जाकर दिव्य जल बनाने लगा। इसी तरह 3 दिन बीत गए। उसने इन 3 दिनों में इतने ज्यादा दिव्य जल का निर्माण किया था कि वह मिश्रा परिवार के एल्डर्स और उनके बच्चों के लिए 3 महीने तक पर्याप्त था। अपने सामने जड़ी बूटियां के उस पहाड़ को देख आकर्ष बहुत ज्यादा खुश था। उसने सबसे पहले सारी जड़ी बूटियां के 1/3 हिस्से को अपने पास रखा। वह मुफ्त में दिव्य जल नहीं बना रहा था, यह 1/3 जड़ी बूटियां उसकी फीस थी। उसने दिव्य जल बनाने के लिए पैसों की जगह जड़ी बूटियां इसलिए ली थी ताकि जब भी उसे सप्त शारीरिक दिव्य जल बनाना होगा तो उसे बाकी की जड़ी बूटियां खरीदनी नहीं पड़ेगी। 7 में से 6 जड़ी बूटियां उसके पास पहले से मौजूद होगी। आकर्ष, आहूजा परिवार के लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। कुल प्रमुख ने तुम्हें बुलाया है। आकर्ष अपने ही विचारों में खोया हुआ था, तभी उसे कमरे के बाहर से रेवती की आवाज सुनाई दी। आहूजा परिवार, तो वो लोग आ ही गए।
मैं कब से उनका इंतजार कर रहा था, आकर्ष ने अपने आप से कहा। जब वह दिया के साथ बाजार तलवार खरीदने गया था, उस समय एक परछाई उसका पीछा कर रही थी। आकर्ष ने उस परछाई को पहचान लिया था। वह आहूजा परिवार का व्यक्ति था जो उसकी जासूसी कर रहा था। आकर्ष समझ गया था कि आहूजा परिवार के लोग बहुत जल्द उससे मिलने आएंगे। इस समय मिश्रा परिवार के सभा कक्ष में वर्धन सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास में आशुतोष खड़ा था। उन दोनों के ठीक सामने आहूजा परिवार का कुल प्रमुख अभय आहूजा और श्रीकांत आहूजा बैठे थे। कुल प्रमुख, आपने मुझे बुलाया? अचानक सभा कक्ष के बाहर से आकर्ष की आवाज सुनाई दी। हाँ आकर्ष, कोई तुमसे मिलने आया है, वर्धन सिंह ने जवाब दिया। आकर्ष ने जैसे सभा कक्ष में प्रवेश किया तो उसका ध्यान वर्धन सिंह के पास खड़े आशुतोष पर गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आशुतोष, मैंने सुना है तुम्हारे बेटे ने शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है। आशुतोष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आकर्ष की ओर देखकर हल्का मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के भाव थे। आकर्ष, यह आहूजा परिवार के कुल प्रमुख अभय आहूजा है और इनके साथ बैठे व्यक्ति श्रीकांत है। वर्धन सिंह ने आकर्ष से अभय आहूजा और श्रीकांत का परिचय करवाते हुए कहा। प्रणाम कुल प्रमुख आहूजा। आकर्ष ने अभय आहूजा को प्रणाम किया। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में बहुत सुन रखा है, सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तुम भी बिल्कुल अपने माँ के जैसे हो, काफी दिनों से लोग तुम्हारी भी प्रशंसा कर रहे हैं। अभय आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने आकर्ष के बारे में सब कुछ पता किया था। सबसे हैरान करने वाली बात उसे ये लगी थी कि आकर्ष ने सिर्फ एक ही महीने के अंदर शारीरिक मंडल के पहले स्तर से तीसरे स्तर में प्रवेश किया है। उसने अमन के दोनों बेटों को विकलांग कर दिया था, पर इसके बावजूद उसे कोई भी सजा नहीं मिली थी। इन सब से उसे इतना तो समझ आ गया था कि आकर्ष जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है नहीं। अभय, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने आकर्ष को बुला लिया है, क्या तुम्हें उससे कोई काम था? वर्धन सिंह ने पूछा। वर्धन सिंह के सवाल पूछते ही अभय आहूजा अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्सा होते हुए आकर्ष से कहा, आकर्ष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने 1 महीने पहले मेरे बेटे को सभी के सामने मारा था। तुम्हें नहीं लगता इस बारे में तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए? तुमने न सिर्फ मेरे बेटे बल्कि श्रीकांत के बेटे को भी घायल किया है, पर इसके लिए माफी मांगने की जगह तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अपनी गलती को सुधार लो वरना। अभय आहूजा की बात सुनकर वर्धन सिंह और आशुतोष दोनों आकर्ष की ओर देखने लगे। उन दोनों को अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर पता होता तो वह शायद इस मामले को गंभीरता से लेते। कुल प्रमुख आहूजा, अगर आप यहाँ मेरे अपराध बताने आए हैं तो बता सकते हैं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहां तक मुझे लगता है आपने भी उस दिन क्या हुआ था इस बारे में पता लगाया होगा। वहां मौजूद सभी लोग इस बात के गवाह हैं कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। सारी गलती आपके बेटे की थी और इस बात से आप भी भली भांति परिचित हैं। मेरे समझाने के बाद भी उसने मुझ पर हमला किया। मैंने आपके आहूजा परिवार का सम्मान करते हुए उसे सिर्फ विकलांग किया है, वरना मैं उसे खत्म भी कर सकता था। आकर्ष ने जवाब दिया। बस, बहुत हुआ, तुम बस एक शिष्य हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुल प्रमुख से इस तरह बात करने की? क्या तुम्हारे मिश्रा परिवार में शिष्यों को यह नहीं सिखाया जाता कि बड़ों से बात कैसे की जाती है? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया, तुम मिश्रा परिवार से नहीं हो, पर जिस भी परिवार से हो, अगर फिर से कुल प्रमुख से इस तरह बात करने की कोशिश भी की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, श्रीकांत ने धमकी देते हुए कहा। उसकी आंखों में कत्ल का भाव साफ नजर आ रहा था। उसके सिर पर इस समय एक हाथी की परछाई प्रकट हो चुकी थी, जो किसी भी समय आकर्ष पर हमला करने को तैयार थी। आकर्ष की चुनौती। श्रीकांत ने बिना किसी देरी के आकर्ष पर हमला कर दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि श्रीकांत मिश्रा परिवार के सभा कक्ष में आकर उन्हीं के परिवार के एक शिष्य पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वह इस समय अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। उसके इरादे साफ थे, वह किसी भी कीमत पर आकर्ष को खत्म करना चाहता था। श्रीकांत शारीरिक मंडल के 9वें स्तर का योद्धा था, इसलिए पलक झपकते ही आकर्ष के सामने पहुंच गया। उसने अपना हाथ आकर्ष की ओर बढ़ाया ताकि एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ सके। आकर्ष पहले से ही इस हमले के लिए तैयार था, इसलिए वह तुरंत 4 कदम पीछे हट गया। वो जानता था कि अगर वह एक बार श्रीकांत के हाथों पकड़ा गया तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, उसका मरना निश्चित है। पर शायद आकर्ष की किस्मत आज खराब थी। श्रीकांत ने जब देखा कि आकर्ष उसके पहले वार से बच गया है तो उसने तुरंत 2 कदम आगे बढ़कर एक लात आकर्ष को मार दी। ये वार इतना शक्तिशाली था कि आकर्ष उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया।
श्रीकांत ने इस वार में अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, इसलिए आकर्ष के मुंह और कान से खून निकलने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और गुस्से से श्रीकांत की ओर देखने लगा। आंतरिक ऊर्जा के कारण वह घायल जरूर हुआ था, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में कत्ल का भाव था। वह पहले वाला आकर्ष बन चुका था जिसे सब मृत्यु का देवता कहते थे। श्रीकांत ने जब देखा कि आकर्ष उसके इस हमले से जिंदा बच गया है, तो वह फिर से उसकी ओर बढ़ा। श्रीकांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सभा कक्ष में आकर हमारे ही शिष्य पर हमला करने की? श्रीकांत को दूसरी बार आकर्ष पर हमला करते देख वर्धन सिंह अपनी जगह से खड़े हुए और चिल्लाते हुए बोले, श्रीकांत, यह मत समझना कि तुम आहूजा परिवार से हो तो कुछ भी कर सकते हो। तुमने हमारे परिवार के सदस्य पर हमला किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आशुतोष ने तुरंत अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और आकर्ष को बचाने उसके सामने पहुंच गया। उसके सिर पर इस समय 4 हाथियों की परछाई प्रकट हो चुकी थी। उसने अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा अपने हाथ में एकत्रित की और श्रीकांत की ओर बढ़ा। उसके हाथ में इस समय 4 हाथियों की ताकत थी। अगर उसका कोई भी वार श्रीकांत को लगता तो उसका मरना निश्चित था। पर इससे पहले कि श्रीकांत को कुछ भी हो, एक व्यक्ति उसे बचा लेता है। उस व्यक्ति के सिर पर 8 हाथियों की परछाई मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वह व्यक्ति आशुतोष से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। आशुतोष ने जब उस व्यक्ति की ओर देखा तो पाया कि वह व्यक्ति आहूजा परिवार का कुल प्रमुख अभय आहूजा है। आकर्ष, क्या तुम ठीक हो? अभय आहूजा को अपने सामने देख आशुतोष की उससे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वह आकर्ष के पास आया और उसे सहारा देते हुए पूछा, मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद आशुतोष। आकर्ष ने धीरे से कहा। वह इस समय घायल जरूर था, पर उसने किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं की थी। उसका मानना था कि चोट लगने पर वह लोग चिल्लाते हैं जो कमजोर होते हैं। अभय, अचानक एक आवाज पूरे सभा कक्ष में गूंज उठी। आकर्ष और प्रणव के बीच में जो कुछ भी हुआ था, इस बारे में हमारे परिवार ने पता किया है। सारी गलती प्रणव की थी। तुम भी इस बात से भली भांति परिचित हो। इसके बावजूद तुम आकर्ष पर आरोप लगाने हमारे महल में आ गए और श्रीकांत ने उसे मारने की कोशिश भी की। तुम्हें क्या लगता है हमारा परिवार इतना कमजोर है कि तुम यहाँ आकर कुछ भी कर सकते हो? तुम आकर्ष से उस लड़ाई का जवाब चाहते थे, तो अब तुम्हारे पास आज जो कुछ भी हुआ उसका कोई जवाब है। वर्धन सिंह ने गुस्सा होते हुए कहा, आकर्ष मिश्रा परिवार के लिए बहुत जरूरी था। अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो मिश्रा परिवार गुप्ता और आहूजा परिवार से ताकतवर बनने का अपना मौका खो देगा। अभय आहूजा एक चालाक व्यक्ति था। वह नहीं चाहता था कि एक छोटी सी बात को लेकर दोनों परिवार आपस में लड़े, इसलिए उसने वर्धन सिंह को समझाते हुए कहा, वर्धन सिंह, मैं जानता हूं कि श्रीकांत ने गलती की है, पर इसका जिम्मेदार तो आकर्ष ही है। अगर उसने श्रीकांत के बेटे को घायल नहीं किया होता तो श्रीकांत भी उस पर हमला नहीं करता। वैसे भी आकर्ष तुम्हारे मिश्रा परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए इतना गुस्सा होना चाहिए। सांची में हम तीनों परिवार बहुत समय से शांति से रह रहे हैं। अब एक छोटी सी बात के लिए अगर 2 परिवार झगड़ा करेंगे तो नुकसान दोनों परिवारों को होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभय, वर्धन सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। वह जानते थे कि अगर आज उन्होंने आकर्ष का पक्ष नहीं लिया तो आकर्ष नाराज हो जाएगा, लेकिन वह इस मामले की गंभीरता को भी जानते थे। इससे पहले कि वह कुछ कहे, आकर्ष उनके सामने आया और बोला, कुल प्रमुख, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस मामले से कैसे निपटना है। इससे पहले कि वर्धन सिंह कुछ जवाब दे, आकर्ष ने श्रीकांत की ओर देखा और कहा, श्रीकांत या चंद्रकांत, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो ना? तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज से ठीक 3 महीने बाद मैं तुम्हारे आहूजा परिवार के महल में तुमसे मुकाबला करने आऊंगा और अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। क्या तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है? क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। ये तो वक्त ही बताएगा कि 3 महीने बाद तुम मेरी जान लेते हो या मैं तुम्हारी। श्रीकांत ने तुरंत जवाब दिया। वह पहले इस बात से गुस्सा था कि वह अपने बेटे का बदला नहीं ले पाएगा, लेकिन अब उसका सारा गुस्सा गायब हो गया था। देखते हैं क्या तुम्हारे पास मुझे खत्म करने की क्षमता है या नहीं। आकर्ष ने सभा कक्ष से बाहर जाते हुए कहा। उसकी हिम्मत देख सभी हैरान थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि जिस आकर्ष ने चुनौती दी है वह हत्यारा आकर्ष है, जिसने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था।
फिर वह भला एक छोटे से आहूजा परिवार के सामने अपना सिर कैसे झुका लेता। वर्धन सिंह, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे मिश्रा परिवार में ऐसे भी योद्धा हैं जो मरने से नहीं डरते। आकर्ष जैसे योद्धा बहुत ही कम होते हैं, पर यह तो तुम भी जानते हो कि ऐसे लोगों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। पर हमें इससे क्या, श्रीकांत ने आकर्ष की दी चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए हमारा इस मामले पर ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। आहूजा परिवार को आकर्ष के आने का इंतजार रहेगा, अभय आहूजा ने हंसते हुए कहा और श्रीकांत के साथ आहूजा परिवार के महल की ओर चल पड़ा। कुल प्रमुख, आपको आकर्ष को रोकना चाहिए था। ये तो आप भी जानते हैं कि आकर्ष चाहे कुछ भी कर ले, 3 महीने के बाद श्रीकांत को नहीं हरा सकता। आशुतोष ने कहा, उसे आकर्ष के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे डर सिर्फ इस बात का था कि अगर आकर्ष को कुछ हो गया तो वह दिव्य जल कैसे बनाएंगे। बिना दिव्य जल के मिश्रा परिवार ताकतवर नहीं बन पाएगा। दिव्य जल मिलने के बाद उसके बेटे का ऊर्जा स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। अगर दिव्य जल नहीं होगा तो उसका बेटा पहले के जैसे ही शारीरिक मंडल में फंसा रहेगा। आशुतोष की बात सुनकर वर्धन सिंह भी चिंतित थे। उन्होंने आकर्ष की आंखों में कत्ल का भाव देखा था। ऐसा भाव उन्हीं लोगों की आंखों में होता था जिन्होंने कई हजार लोगों को खत्म किया हो। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि आकर्ष ने आज तक एक मच्छर को भी नहीं मारा था। फिर उसकी आंखों में इतना खतरनाक कत्ल का भाव कैसे आया। आज पहली बार आकर्ष की आंखों को देख वर्धन सिंह तक को डर लग रहा था। असल में योद्धा आम व्यक्ति से बहुत अलग थे। वह किसी की भी आंखों को देख ये पता लगा सकते थे कि सामने वाला व्यक्ति उनके बारे में कैसे भाव रखता है। आशुतोष, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। यह फैसला आकर्ष का है, इसलिए उस पर भरोसा रखने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करो कि आकर्ष हमेशा की तरह हमें फिर से गलत साबित कर दे। अभी के लिए तुम एक काम करो, जाओ और पता लगाओ कि आकर्ष और प्रणव के बीच में लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी। मुझे दोनों पक्ष के पहलू जानने हैं, इसलिए मामले की अच्छे से जांच करना, वर्धन सिंह ने कहा। जैसी आपकी आज्ञा कुल प्रमुख। आशुतोष ने जल्दी से वर्धन सिंह को प्रणाम किया और कमरे से बाहर चला गया। उसके दिमाग में अभी भी आकर्ष ही घूम रहा था। आकर्ष ने अभिजीत को हराकर अपनी काबिलियत साबित की थी, पर श्रीकांत अलग था। अभिजीत केवल शारीरिक मंडल के 4थे स्तर का योद्धा था, वही श्रीकांत 9वें स्तर का। शारीरिक मंडल 9 स्तरों में बंटा था, जिसमें आकर्ष केवल 3रे स्तर में था। वह श्रीकांत को कैसे हरा सकता था जो शारीरिक मंडल के शिखर पर खड़ा था। आकर्ष धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसके पूरे शरीर पर खून लगा था, पर अभी भी उसके चेहरे पर कमजोरी के कोई भाव नहीं थे। जब वह अपने घर पहुंच गया तब जाकर उसने अपना वह चेहरा दिखाया जिसे उसने सभी से छुपा रखा था। सिर्फ वही जानता था कि इतने समय तक उसने अपने शरीर में मौजूद दर्द को कैसे सहन किया है। उसे खून की उल्टियां होने लगी। वह इतना थक चुका था कि एक कदम भी आगे नहीं रख सकता था। उसे चक्कर आ रहे थे, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। मालिक, आप ठीक तो है? आपकी ऐसी हालत किसने की? दिया, जो कि खाना बना रही थी। जैसे ही उसने आकर्ष को जमीन पर गिरा देखा तो वह भागकर उसके पास आए और उसे उठाया। वह किसी तरह उसे लेकर उसके कमरे में गई और बिस्तर पर सुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आकर्ष की हालत देख डर गई थी। उसने रोते हुए कहा, मालिक, आपको क्या हुआ है? अपनी आंखें खोलिए। दिया के रोने की आवाज सुनकर आकर्ष ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, डरो मत, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बस थक गया हूं, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहता हूं। उसने जब दिया की आंखों में आंसू देखे तो अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके आंसू पोंछने लगा। कुछ समय बाद रेवती भी घर लौट आई, जो कि बाजार गई हुई थी। उसने जैसे ही घर के दरवाजे के पास खून देखा तो वह डर गई। वह भागते हुए सीधे आकर्ष के कमरे में आए और उसकी हालत देख पूछा, आकर्ष, तुम्हारी यह हालत किसने की? माँ, चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। मैंने इस बारे में कुल प्रमुख से भी बात की है। मैं इस मामले को अपने आप हल कर लूंगा। आकर्ष ने हंसते हुए कहा। उसकी हालत पहले से बेहतर थी। जब कुल प्रमुख वर्धन सिंह को पता चला था कि आकर्ष बेहोश हो गया है तो उन्होंने वेदांत से कहकर 9वें स्तर की सुवर्णक्षति गोली भिजवाई थी, जिसके कारण उसके काफी जख्म भर गए थे। क्या ये सब अभय आहूजा ने किया है? रेवती ने धीरे से पूछा। नहीं, उसका नाम श्रीकांत था, जो अभय आहूजा के साथ आया था। पर आप चिंता ना करें, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आकर्ष ने जवाब दिया। उसकी आंखों में फिर से कत्ल का भाव आ गया था। कुछ देर अपनी मां से बात करने के बाद आकर्ष गहरी नींद में सो गया।
दरअसल 9वें स्तर की सुवर्णक्षति गोली में वेदांत ने नींद की दवाई भी मिला दी थी, ताकि आकर्ष गहरी नींद में सो जाए और उसके जख्म ज्यादा जल्दी भर सके। दिया, तुम आकर्ष का ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है, रेवती ने दिया से कहा और वर्धन सिंह से मिलने चली गई। वर्धन सिंह से मिलने के बाद उसे पूरा मामला समझ में आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत किया। उसका मन कर रहा था कि वह श्रीकांत को अभी खत्म कर दे, पर आकर्ष के कारण उसने अपने आप को रोक लिया। वह खुद भी देखना चाहती थी कि क्या आकर्ष 3 महीने बाद श्रीकांत को हरा पाएगा। उसने सोच लिया था कि अगर 3 महीने बाद आकर्ष श्रीकांत को नहीं हरा पाता है तो वह खुद श्रीकांत को खत्म करेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरे आहूजा परिवार का सामना ही क्यों ना करना पड़े। वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। जल्दी ही पूरे सांची कस्बे में आकर्ष और श्रीकांत के मुकाबले की बात फैल गई। क्या तुमने सुना? मिश्रा परिवार के शिष्य आकर्ष ने आहूजा परिवार के एल्डर श्रीकांत को चुनौती दी है कि वह 3 महीने बाद उससे मुकाबला करेगा और सभी के सामने उसे खत्म भी करेगा। हाँ, मैंने इस बारे में सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि आकर्ष ने 1 महीने पहले किसी लड़की के लिए आहूजा परिवार के कुल प्रमुख के बेटे प्रणव आहूजा को सभी के सामने मारा था और अभी यह जो मुकाबला होने वाला है यह इसी कारण से हो रहा है। मुझे तो श्रीकांत के लिए बुरा लग रहा है। आकर्ष ने उसके इकलौते बेटे को विकलांग कर दिया है। अच्छा, अभी मुझे याद आया, जब प्रणव आहूजा को आकर्ष ने मारा था तब मैं वहीं पर था, पर उस समय मुझे नहीं लगा था कि जिस लड़के ने उसकी पिटाई की है वह आकर्ष है। वह तो अभी मुश्किल से 16 साल का है और उसने श्रीकांत को चुनौती दे दी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? शायद आकर्ष को अपना जीवन प्यार नहीं है। श्रीकांत शारीरिक मंडल के 9वें स्तर में है, वहीं आकर्ष ने कुछ समय पहले ही 3रे स्तर में प्रवेश किया है। वह कुछ भी कर ले श्रीकांत के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। पूरे सांची कस्बे में लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। सभी का यही सोचना था कि आकर्ष का यह आखिरी मुकाबला होगा। मिश्रा परिवार के सभा कक्ष में इस समय एक आपातकालीन सभा बुलाई गई थी, जिसमें सभी एल्डर्स मौजूद थे। यहां तक कि अमन भी इस सभा में मौजूद था, जो पिछले कई दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। सभी एल्डर्स ने सांची कस्बे में हो रही चर्चाओं को सुना था, इसलिए वो सभी डरे हुए थे। अगर 3 महीने बाद आकर्ष को कुछ भी हो गया तो उनके लिए दिव्य जल कौन बनाएगा? कुल प्रमुख, अब हम क्या करें? वरिष्ठ अमर सिंह, अमन और रेवती को छोड़कर बाकी सभी एल्डर्स मुकाबले के बारे में सुनकर परेशान थे। वो बार बार वर्धन सिंह से इस मुकाबले को रोकने के लिए कह रहे थे। मैं जानता हूं कि तुम सभी लोग क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं ये मुकाबला होने से रोक दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आहूजा परिवार ने जानबूझकर इस मुकाबले के बारे में लोगों को बताया है। तुम लोगों ने भी सुना होगा कि सभी लोग इस मुकाबले के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अगर अब हम ये मुकाबला करने से मना करते हैं तो सांची में इतने समय से हमने जो इज्जत कमाई है वो खत्म हो जाएगी। हमारे पास आकर्ष के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने इस बारे में वरिष्ठ से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो आकर्ष को यह मुकाबला जीताने की हर संभव कोशिश करेंगे। वर्धन सिंह की बात सुनकर सभी एल्डर्स उदास होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो जानते थे कि समय उनके हाथ से निकल चुका है, इसलिए उन्होंने अपने नसीब को स्वीकार करना ही ठीक समझा। एक एक करके सभी एल्डर्स वापस अपने घर की ओर जाने लगे। इस समय सिर्फ एक एल्डर सबसे ज्यादा खुश था और वह था अमन। उसने हंसते हुए अपने आप से कहा, अभिजीत चिंता मत करो, तुम्हारा बदला कोई और लेने वाला है। वो आकर्ष अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। शारीरिक मंडल का 4था स्तर। श्रीकांत को चुनौती दिए हुए 15 दिन बीत गए थे। आकर्ष इस समय वरिष्ठ अमर सिंह के घर आया हुआ था। अमर सिंह एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और सुबह की धूप का आनंद ले रहे थे। आकर्ष भी उन्हीं के पास खड़े होकर उनके कंधे दबा रहा था। वरिष्ठ 15 दिन बाद में इसी प्रकार आपका एक बार और इलाज करूंगा, जिसके बाद आपके शरीर के अंदर जितने भी जख्म हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। आकर्ष ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद आकर्ष, तुम नहीं जानते इन जख्मों ने मुझे कितना दर्द दिया है। अमर सिंह ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, उनके इन जख्मों ने पिछले कुछ सालों में उन्हें बहुत ज्यादा दर्द दिया था। ये दर्द इतना असहनीय होता था कि कई बार उन्होंने अपना संतुलन तक खो दिया था। वरिष्ठ, मुझे धन्यवाद देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं कौन सा मुफ्त में आपका इलाज कर रहा हूं। इसके बदले में आप मुझे चांदी के सिक्के भी तो दे रहे हैं। आकर्ष ने हंसते हुए कहा। उसे वरिष्ठ का एक बार इलाज करने के 1000 चांदी के सिक्के मिल रहे थे। जब पैसे इतनी आसानी से मिल रहे हो तो भला उसे क्या परेशानी होगी। वैसे आकर्ष, मैंने सुना है कि तुमने कुल प्रमुख से कोई भी मदद लेने से मना कर दिया है।
अमर सिंह ने पूछा। आपने सही सुना है वरिष्ठ, मुझे अभी पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई सामान चाहिए होता है तो मेरी माँ उसे खरीद कर दे देती है। अगर मेरी जगह कुल प्रमुख वो पैसे और औषधियां परिवार के किसी और सदस्य पर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने कुल प्रमुख से मदद नहीं ली। आकर्ष ने जवाब दिया। तुम अपनी बातों से यह बताना चाहते हो कि तुम कितने दयालु हो और बाकी लोगों के बारे में कितना सोचते हो। पर हकीकत क्या है यह मैं भी जानता हूं। तुम हमारे मिश्रा परिवार से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते। तुम मिश्रा परिवार से कोई भी एहसान नहीं लेना चाहते। मैंने ठीक कहा ना? अमर सिंह की बात का आकर्ष ने कोई भी जवाब नहीं दिया। असल में अमर सिंह ने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। आकर्ष मिश्रा परिवार से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता था। वो इस नई दुनिया को देखना चाहता था, इसलिए बहुत जल्द सांची छोड़कर जाने वाला था। वो हमेशा इस एक जगह कैद नहीं रह सकता था। वरिष्ठ, आपका आज का इलाज हो चुका है। अचानक आकर्ष ने कंधे दबाना बंद कर दिया और वरिष्ठ से कहा। आकर्ष की बात सुनकर वरिष्ठ ने अपनी आंखें खोली और एक चांदी के सिक्कों से भरी थैली उसे दे दी। वरिष्ठ, मैं 2 बार आपका इलाज कर चुका हूं। आज से ठीक 15 दिन बाद आपका तीसरी बार इलाज होगा, जिसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आकर्ष ने अमर सिंह को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। आकर्ष के जाने के बाद अमर सिंह अपने आप से बातें करने लगे। आकर्ष, मुझे आशा है कि तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे और श्रीकांत से मुकाबला कर उसे हराओगे। तुमसे पूरे मिश्रा परिवार को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मिश्रा परिवार के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। इधर आकर्ष अमर सिंह के घर से निकलकर सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने जैसे ही अपने घर में कदम रखा तो उसकी नजर दिया पर पड़ी, जो अभी भी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, पर उसकी झील सी शांत आंखों में अभी भी थकावट का कोई नामो निशान नहीं था। इतने समय दिया के साथ रहने के बाद आकर्ष उसके प्रति एक खिंचाव महसूस कर पा रहा था। दिया, तुम तलवारबाजी का अभ्यास कर रही हो, यह अच्छी बात है। पर अगर तुम हर समय इसी तरह अभ्यास करती रहोगी तो तुम्हारे हाथों को चोट लग जाएगी। अगर चोट गहरी हुई तो तुम फिर कभी तलवारबाजी नहीं कर पाओगी। आकर्ष ने दिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। मालिक, मैं जानती हूं कि आपको मेरी चिंता है, पर मैं जितना जल्दी हो सके तलवारबाजी सीखना चाहती हूं। मैं जल्द से जल्द आपके स्तर पर पहुंचना चाहती हूं ताकि आपकी मदद कर सकूं। अगर मैं निरंतर अभ्यास नहीं करूंगी तो कमजोर रह जाऊंगी और हमेशा आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। दिया ने धीमी आवाज में कहा। आखिरी वाक्य कहते हुए दिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तुम बिल्कुल पागल हो, मैं तुम्हें खुद से दूर क्यों करूंगा? मैंने पहले भी तुमसे कहा है, तुम जब तक चाहे हमारे साथ रह सकती हो। अब ज्यादा अभ्यास मत करो और जाकर थोड़ा आराम करो। आकर्ष ने दिया के बालों को ठीक करते हुए कहा। दिया से बात करने के बाद आकर्ष अपने कमरे में आया। उसने अपने नहाने के पानी में दिव्य जल मिलाया और उसी पानी में बैठकर सर्पशक्ति का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे सारा दिव्य जल उसके रोम छिद्रों से होकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगा। रात होते होते आकर्ष ने सारा दिव्य जल अवशोषित कर लिया। जिस तरीके से मेरा ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है, उस हिसाब से मैं कल सुबह तक शारीरिक मंडल के 4थे स्तर में प्रवेश कर लूंगा। पर अगर मुझे श्रीकांत को हराना है तो कम से कम शारीरिक मंडल के 7वें स्तर में पहुंचना होगा। ये दिव्य जल मेरी ताकत बढ़ा तो रहा है, पर साथ में समय भी बहुत ज्यादा ले रहा है। अगर मैं सिर्फ इसके भरोसे रहा तो मुकाबला होने तक 5वें स्तर में भी नहीं पहुंच पाऊंगा। लगता है मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना पड़ेगा, आकर्ष ने अपने आप से कहा। अगली सुबह आकर्ष जल्दी उठा और फिर से दिव्य जल अवशोषित करने लगा। वो बिना रुके सर्पशक्ति का अभ्यास कर रहा था। कुछ समय बाद उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगे। उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगी और शरीर पहले की तुलना में और ज्यादा कठोर हो गया। वह पहले से ज्यादा आकर्षित लग रहा था। आकर्ष ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर को ध्यान से देखा। जल्दी ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार इतनी कोशिश के बाद मैं 4थे स्तर में प्रवेश करने में सफल रहा। जैसा मैंने सोचा था, 4थे स्तर में प्रवेश करने के बाद मुझे 300 पाउंड की ताकत मिली है, आकर्ष ने हंसते हुए कहा। उसके हंसने का सबसे बड़ा कारण था 300 पाउंड की ताकत। एक सामान्य योद्धा को शारीरिक मंडल के 4थे स्तर में प्रवेश करने के बाद 200 पाउंड की ताकत प्राप्त होती थी, वही आकर्ष को 300 पाउंड की ताकत प्राप्त हुई थी। वो भला खुश कैसे नहीं होता। ये ताकत का अंतर लक्ष्य की बनाए युद्ध कला सर्पशक्ति के कारण आया था। आखिरकार वो एक अनंत मंडल के योद्धा की युद्ध कला थी। उसका दूसरी युद्ध कलाओं से अलग होना सामान्य था।
दिव्य जल अवशोषित करने के बाद आकर्ष ने अपने कपड़े पहने और अपने कमरे से बाहर आया। वुश क्लैंग वुश क्लैंग। कमरे से बाहर आते ही आकर्ष को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने आवाज की ओर देखा तो पाया कि दिया हमेशा की तरह तलवारबाजी का अभ्यास कर रही है। वो तलवार को इस प्रकार चल रही थी कि ज्यादा आवाज ना हो। सुबह का समय था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि किसी की भी नींद खराब हो। आकर्ष समझ गया कि दिया इतना अभ्यास क्यों कर रही है। दिया ये सब उसके लिए कर रही थी। जब श्रीकांत ने आकर्ष को घायल किया था तो वह बहुत डर गई थी। वह नहीं चाहती थी कि आकर्ष के साथ ऐसा फिर कभी हो, इसलिए वह निरंतर अभ्यास कर रही थी। अभ्यास के कारण वह शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में पहुंच गई थी। पर अपनी सफलता पर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, बल्कि वह अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए और अधिक अभ्यास करने लगी। वह ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कर रही थी। दिया, यह अभ्यास करना बंद करो और मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान खरीदना है। आकर्ष ने कहा। जी मालिक, पर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं अभी आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। दिया ने धीमी आवाज में कहा। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम खाना बाहर ही खा लेंगे। तो मैं मालकिन के लिए खाना बना लेती हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरी माँ अपने लिए खाना खुद बना लेगी। ये कहते हुए आकर्ष ने दिया का हाथ पकड़ा और बाजार की ओर जाने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी माँ को आवाज देते हुए कहा, माँ, मैं और दिया खाना बाहर खाएंगे, आप अपने लिए खाना बना लेना। इतना कहकर आकर्ष और दिया बाजार की ओर चल पड़े। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, उसे एक पत्नी क्या मिली, वो तो अपनी माँ को ही भूल गया। रेवती ने हंसते हुए कहा, मालिक रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। अचानक आकर्ष के कानों में एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की ओर देखा तो पाया कि एक मोटा सा लड़का भागते हुए उसी की ओर आ रहा है। क्या तुम मुझे आवाज दे रहे थे? आकर्ष ने उस मोटे लड़के से पूछा। उस लड़के को देख आकर्ष को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे जानता है। शायद ये पहले वाले आकर्ष का कोई साथी था, पर वह आकर्ष तो हमेशा बीमार रहता था, भला उससे कोई दोस्ती क्यों करेगा। जी मालिक, मैं आपको ही आवाज दे रहा था, उस मोटे लड़के ने तुरंत जवाब दिया। पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता, आकर्ष ने शक करते हुए पूछा। मालिक, माना कि बचपन में मैं आपके कपड़े फाड़ देता था, पर इसके लिए आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। बचपन में कौन शरारती नहीं होता। इसके अलावा जब आपने अभिजीत को सबके सामने हराया था, तो आपने एक प्रकार से मेरी भी मदद की थी। अभिजीत हमेशा मुझे परेशान करता था, उस मोटे लड़के ने जवाब दिया। मेरे कपड़े फाड़ देता था। उस मोटे लड़के का जवाब सुनकर आकर्ष को गुस्सा आ गया, पर फिर उसे याद आया कि यह सब तो पहले वाले आकर्ष के साथ हुआ था। आकर्ष ने अपने आप को शांत किया और उस मोटे लड़के से पूछा, तुम अतुल हो? आकर्ष को पहले वाले आकर्ष की यादों से इस मोटे लड़के के बारे में पता चला था। यह मोटा लड़का, जिसका नाम अतुल था, सोमदत्त का बेटा था। अतुल बचपन में ही अपने दादाजी के साथ व्यापार करने सांची से बाहर चला गया था। पर कुछ दिन पहले जब अभिजीत और आकर्ष का मुकाबला होने वाला था तो परिवार के सभी सदस्य सांची वापस लौटे थे। उनमें अतुल और उसके दादाजी भी शामिल थे। मालिक, तो आपने मुझे पहचान लिया? अतुल ने चुलबुले ढंग से हंसते हुए कहा। तुम वापस कब आए और इसके अलावा मुझे अपना मालिक क्यों कह रहे हो? आकर्ष ने पूछा। जहां तक उसे याद था, पहले वाला आकर्ष और अतुल ज्यादा बार नहीं मिले थे। फिर आकर्ष अतुल का मालिक कैसे बना? मैं 2 महीने पहले वापस आया था। और रही बात आपको मालिक कहने की, तो वह इसलिए क्योंकि आपने अभिजीत को हराकर मेरा बदला लिया है। मैंने उसी समय सोच लिया था कि अब से आप ही मेरे मालिक हो। अब क्योंकि मैं आपका आदमी हूं तो आपको मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा, अतुल ने कहा। अतुल की बात सुनकर आकर्ष समझ गया कि अतुल के साथ क्या हुआ होगा। अतुल जब वापस लौटा होगा तो किसी बात को लेकर रवि के साथ उसका झगड़ा हो गया होगा। अब क्योंकि रवि अतुल को नहीं हरा सकता है तो रवि ने अपने बड़े भाई अभिजीत की मदद ली होगी। इस तरह अतुल और अभिजीत एक दूसरे के दुश्मन बन गए होंगे। मैंने अभिजीत को सबक सिखाया क्योंकि उसने मुझे चुनौती दी थी। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। इसके अलावा मुझे तुम्हारा मालिक बनने का भी कोई शौक नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो, आकर्ष ने कहा। उसने दिया का हाथ पकड़ा और बाजार की ओर जाने लगा। अपने पिछले जीवन में उसने अपने एक दोस्त पर भरोसा किया था, पर उस दोस्त ने धोखे से उसकी हत्या करवा दी। वो इस जीवन में ये गलती वापस दोहराना नहीं चाहता था। आकर्ष का जवाब सुनकर अतुल आश्चर्यचकित था। अगर आकर्ष की जगह कोई और होता तो उसका मालिक बनने के लिए तुरंत मान जाता, पर आकर्ष का इस तरह उससे मना करना उसे थोड़ा अजीब लगा।
दिया का डर। मेरू रेस्टोरेंट सांची कस्बे का सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट था। इस रेस्टोरेंट पर सांची के तीनों परिवारों में से किसी का भी अधिकार नहीं था। ये रेस्टोरेंट व्यापारियों के एक समुदाय के अधीन था जो सांची कस्बे के बाहर से आए थे। जिन व्यापारियों ने इस रेस्टोरेंट को बनाया था उनकी वास्तविक पहचान के बारे में कोई भी नहीं जानता था। इस रेस्टोरेंट के अंदर आम लोगों का खाना खा पाना बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि आम लोगों को इसके अंदर जाने से रोका जाता था, बल्कि इसका कारण था इस रेस्टोरेंट का महंगा खाना, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते थे। इतना महंगा होने के बाद भी इस रेस्टोरेंट के अंदर हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। हमेशा की तरह आज भी मेरू रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब क्योंकि आकर्ष के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और उसे भूख भी लगी थी, इसलिए वो दिया को लेकर इस रेस्टोरेंट में जाने लगा। उन दोनों को रेस्टोरेंट में जाता देख वो लोग जो खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे हैरानी और ईर्ष्या से आकर्ष की ओर देखने लगे। उनकी हैरानी का कारण था आकर्ष का इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आना। वहीं उनकी ईर्ष्या का कारण था दिया का उसके साथ होना। मैं आप दोनों की क्या सहायता कर सकता हूँ? आकर्ष और दिया को रेस्टोरेंट में आया देख एक वेटर उनके पास गया और पूछा, असल में मैं और मेरी दोस्त यहाँ पर पहली बार आए हैं। मैं नहीं चाहता कि हमें खाना खाते वक्त कोई परेशान करे, इसलिए अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई खिड़की के पास की टेबल खाली है तो हमें वहां ले चलो, आकर्ष ने कहा। आकर्ष की बात सुनकर उस वेटर ने एक दूसरे वेटर को कोई इशारा किया और उन दोनों को लेकर रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पर आ गया। यहाँ भीड़ थोड़ी कम थी, इसलिए सेकंड फ्लोर बिल्कुल शांत था। लेकिन हाँ, यहाँ का खाना ग्राउंड फ्लोर की तुलना में ज्यादा महंगा था। आकर्ष की किस्मत आज थोड़ी अच्छी थी क्योंकि इस समय खिड़की के पास केवल एक टेबल ही खाली थी। जैसे ही वो दोनों उस टेबल की ओर जाने लगे तो वहां मौजूद सभी लोग दिया को एकटक नजर से देखने लगे। दिया। आकर्ष ने एक कुर्सी खींची और दिया को उस पर बिठाते हुए कहा, धन्यवाद मालिक। दिया ने कहा। वह इस समय बहुत खुश थी क्योंकि आकर्ष उसके साथ था। जैसे ही आकर्ष दिया के सामने वाली कुर्सी पर बैठने वाला था, उसने देखा कि कोई पहले से उसकी जगह पर आकर बैठ गया है। आकर्ष को पहले लगा कि यह कोई लड़का होगा जो दिया के साथ बैठना चाहता है, पर उसे ये देखकर अजीब लगा कि उसकी जगह पर कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की बैठी है। भला एक लड़की दिया के साथ क्यों बैठना चाहती है? आकर्ष ने अपने आप से पूछा। वह लड़की लगभग 16 साल की थी। वो दिया जितनी सुंदर तो नहीं थी, पर उसके मासूम चेहरे में कुछ तो बात थी। ऊपर से उसकी प्यारी सी मुस्कान। कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे ने आकर्ष का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया था। उस लड़की के साथ उसकी एक दासी भी थी। माफ कीजिए, पर आप किसी और की जगह पर बैठ गई है। कृपया अपनी जगह पर जाकर बैठे। वो वेटर जो आकर्ष और दिया को लेकर सेकंड फ्लोर पर आया था, उसने उस लड़की से कहा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं बहुत समय से तुम्हारे रेस्टोरेंट में आ रही हूँ। इस रेस्टोरेंट में आने वाले ज्यादातर ग्राहक हमारे परिवार से हैं। तुम्हारा रेस्टोरेंट मुझ पर इतना छोटा सा एहसान तो कर ही सकता है कि मैं अपनी पसंद की जगह पर बैठूं। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने वेटर की ओर देखते हुए कहा, और हाँ, मुझे अनजान लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं है। उस लड़की ने दिया की ओर देखते हुए कहा। उसे दिया के ज्यादा सुंदर होने से जलन हो रही थी। सुनिए, क्या आप कोई दूसरी जगह? उद्धरण चिन्ह। एक दूसरा वेटर जो उस लड़की के साथ आया था, आकर्ष को उसकी जगह बदलने को कहने वाला था। पर जब उसने देखा कि आकर्ष उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह चुप हो गया। मालिक, क्यों ना हम किसी दूसरी जगह पर बैठ जाएं? दिया ने हालात को समझते हुए आकर्ष से कहा। दिया समझ गई थी कि वह लड़की गुप्ता या आहूजा परिवार में से किसी एक परिवार से है। जिस तरीके से वो दोनों वेटर उस लड़की से बात कर रहे थे, ये साफ था कि वह दोनों उस लड़की से डर रहे हैं, और पूरे सांची में सिर्फ 3 ही परिवार ऐसे थे जिनसे मेरू रेस्टोरेंट के वेटर डरते थे। मिश्रा परिवार, आहूजा परिवार और गुप्ता परिवार। वैसे सिर्फ यही कारण नहीं था कि दिया ने आकर्ष से उसकी जगह बदलने को कहा था। असल में वो अपनी वास्तविकता जानती थी। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी और अपनी तुलना अमीर घर की लड़कियों से नहीं कर सकती थी। दिया के दिल में यह बात इस प्रकार घर कर गई थी कि वह जब भी किसी अमीर घर की लड़की को अपने सामने देखती तो डर जाती। वह पिछले कुछ दिनों से आकर्ष के साथ जरूर रह रही थी, पर इसका मतलब यह नहीं था कि अब उसकी वास्तविकता बदल गई है। गरीबी, लाचारी और कमजोरी, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो गरीब घर की लड़कियों को बचपन में ही सिखा दी जाती थी, और दिया कोई अपवाद नहीं थी। आज भी उस लड़की को अपने सामने देख वह डर गई थी और इसलिए आकर्ष से अपनी जगह बदलने को कहने लगी। दिया की हालत देख आकर्ष तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रही है। वह उसके मन से गरीबी का डर निकालना चाहता था क्योंकि अब वह उसके परिवार का हिस्सा थी।
पर यह तभी संभव था जब दिया खुद अपने अधिकार के लिए लड़े। दिया के लिए समझना बहुत जरूरी था कि पैसों से ऊपर भी कुछ है और वह है ताकत। ज्यादा पैसे होने का क्या मतलब जब आपके पास उसकी सुरक्षा करने की ताकत भी ना हो। तुम चाहती हो कि हम अपनी जगह बदल दें। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, हम ही अपनी जगह क्यों बदले? आकर्ष ने दिया का हाथ पकड़ते हुए पूछा। वो आकर्ष का सवाल सुनकर दिया बिल्कुल चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। दिया, याद रखना अब तुम वो पहले वाली दिया नहीं हो। जब से तुम हमारे घर में रह रही हो तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम हमारी दिया हो, मेरी दिया। मैंने तुम्हें वो सारी युद्ध कलाएं इसलिए नहीं सिखाई थी कि तुम केवल उनका अभ्यास करती रहो। मैंने तुम्हें योद्धा इसलिए बनाया था ताकि तुम अपने अधिकार के लिए लड़ सको। पर तुम क्या कर रही हो? तुम एक छोटी सी बात से डर गई। क्या तुम सभी को ये दिखाना चाहती हो कि मेरा फैसला गलत था? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आकर्ष ने दिया को समझाते हुए कहा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं गलत थी, मुझे ऐसे डरना नहीं चाहिए था। दिया ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। वह बहुत शर्मिंदा थी। क्या तुम दोनों ने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुझे अनजान लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं है। तुम चुपचाप यहां से जा रहे हो या धक्के मारकर निकालूं? उस लड़की ने गुस्सा होते हुए कहा। आकर्ष ने अभी जो कुछ भी कहा था उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तुम गुप्ता परिवार से हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तब तक तुम मेरी जगह से खड़ी नहीं हुई तो फिर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। आकर्ष ने गुस्सा होते हुए कहा। उसकी आंखों में फिर से कत्ल का भाव आ चुका था। वह लड़की आकर्ष को जवाब देना चाहती थी पर इससे पहले कि वह कुछ कहे उसकी आंखें आकर्ष की आंखों से जा मिली। आकर्ष की आंखों का रंग बदल गया था। उसकी आंखों का रंग नीला हो गया था। उसकी आंखों को देख उस लड़की के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके कंधों पर एक पहाड़ रख दिया हो। अचानक उस लड़की को आकर्ष की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के साथ ही उस लड़की की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बर्फ में गाड़ दिया है। वह जानती थी कि वह ज्यादा समय तक ये दबाव सहन नहीं कर सकती। पर वह गुप्ता परिवार के कुल प्रमुख की बड़ी बेटी थी। अगर वह आकर्ष से डरकर वहां से चली गई तो सभी उसके गुप्ता परिवार का मजाक उड़ाएंगे। यही सोचकर वह अपनी जगह पर बैठी रही। तभी उसे आकर्ष की आवाज फिर से सुनाई दी। आवाज के साथ ही उसके शरीर पर पड़ने वाला दबाव पहले की तुलना में और अधिक बढ़ गया। इस बार के दबाव ने उस लड़की की हिम्मत को तोड़ दिया। वह तुरंत आकर्ष की जगह से हट गई। वहां से हटते ही उसके शरीर पर पड़ने वाला दबाव गायब हो गया। तुम कौन हो? उस लड़की ने कांपते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा लड़का कौन है और उसने अभी कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया था। जब उस पर वह दबाव लग रहा था तो एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने खड़ा लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पिशाच है जो नर्क से आया है। पर एक बात को लेकर वह निश्चित थी कि उसके सामने खड़ा ये लड़का कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट का सबसे स्वादिष्ट खाना खाना है, आकर्ष ने वेटर से कहा। आकर्ष की बात सुनकर वेटर तुरंत खाना लाने चला गया। उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति गुप्ता परिवार के कुल प्रमुख की बड़ी बेटी सोनाक्षी गुप्ता को उसकी जगह से खड़ी होने पर मजबूर कर सकता है तो वह कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा। तुमने सुना नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, उस लड़की यानी सोनाक्षी गुप्ता ने आकर्ष से कहा। उसे आकर्ष का इस प्रकार उसे नजरअंदाज करना पसंद नहीं आ रहा था। दिया, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम्हें खाना कैसा लगा? अगर तुम चाहो तो हम रोजाना यहाँ पर खाना खाने आ सकते हैं। आकर्ष की आंखों से वह कत्ल का भाव अब गायब हो गया था। उसे देख कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह लड़का किसी को धमकी भी दे सकता है। जहां कुछ समय पहले उसकी आंखों में गुस्सा था अब उसकी जगह प्यार ने ले ली थी। मालिक, अगर हम महीने में एक बार भी यहाँ पर आते हैं तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैंने सुना है यहाँ का खाना बहुत महंगा है, दिया ने धीमी आवाज में कहा। मुझे पता है कि मैं ज्यादा अमीर नहीं हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं अपनी दिया की इच्छाएं पूरी कर सकूं। आकर्ष ने दिया के बालों को ठीक करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या आप सुन रहे हैं? मेरी मालकिन कब से आपसे कुछ पूछ रही है, सोनाक्षी की दासी ने आकर्ष से कहा।
क्या तुम्हारी मालकिन सबसे इसी तरह बात करती है? तुम्हारे लिए ऐसी मालकिन को सहन करना काफी मुश्किल होता होगा। आकर्ष ने सोनाक्षी की दासी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं मालकिन मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, दासी ने डरते हुए कहा। तुम्हें बोलने को किसने कहा? सोनाक्षी ने गुस्से से अपनी दासी की ओर देखते हुए पूछा। उसे इस समय अपनी दासी से जलन हो रही थी। जिस लड़के ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसके किसी सवाल तक का जवाब नहीं दिया, उसने उसकी दासी से मुस्कुराकर बात की। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपनी दासी से भी जलन करेगी। सोनाक्षी, खिड़की के पास एक दूसरी टेबल पर बैठे 3 लड़कों ने सोनाक्षी को आवाज देते हुए कहा। उन तीनों की आवाज सुनकर सोनाक्षी ने पहले उन तीनों की ओर देखा और फिर आकर्ष की ओर। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो आकर्ष को ये बताना चाहती हो कि वो भी कोई सामान्य लड़की नहीं है, उसके भी बहुत से चाहने वाले हैं। पर जल्दी ही उसकी मुस्कान गायब हो गई जब उसने देखा कि आकर्ष अभी भी उसे नजरअंदाज कर रहा है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि उसकी पहचान क्या है या उसके कितने चाहने वाले हैं। सोनाक्षी, क्या हुआ? उन तीनों में से एक लड़के ने पूछा। सोनाक्षी, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? दूसरे लड़के ने पूछा। ये जगह मेरी थी पर इस लड़के ने मुझसे मेरी जगह छीन ली। सोनाक्षी ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। क्या इसकी इतनी हिम्मत कि इसने तुमसे तुम्हारी जगह छीनी? लगता है यह मरना चाहता है। उन तीनों लड़कों ने जब सोनाक्षी से सुना कि आकर्ष ने उसकी जगह छीन ली है तो वो तीनों आग बबूला हो उठे। सोनाक्षी बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर फिर भी उसकी गिनती सांची की सुंदर लड़कियों में होती थी। वो तीनों लड़के बहुत समय से सोनाक्षी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज सोनाक्षी ने सामने से उनसे मदद मांगी थी। तुम हम पर झूठा आरोप लगा रही हो। ये जगह पहले हमें दी गई थी और तुमने हमसे ये जगह छीनने की कोशिश की थी, दिया ने गुस्सा होते हुए कहा। आज पहली बार आकर्ष ने उसे गुस्सा होते देखा था। वह गुस्से में और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। आकर्ष के अलावा वो तीनों लड़के जो अभी सोनाक्षी का पक्ष ले रहे थे बिना अपनी पलकें झपकाए दिया को देखने लगे। वो इस समय भूल गए थे कि वो लोग सोनाक्षी के साथ हैं ना कि दिया के। अगर उस लड़की को देखने से तुम्हारा मन भर गया हो तो क्या अब तुम लोग उस लड़के को सबक सिखाओगे? सोनाक्षी ने कर्कश आवाज में कहा। हाँ, नहीं, हमारा मतलब, हाँ बिल्कुल, उन तीनों लड़कों ने अपने आप को संभालते हुए कहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गुप्ता परिवार के कुल प्रमुख की बड़ी बेटी इतनी छोटी सी बात से जलन महसूस करने लगेगी। उन्होंने सुना था कि गुप्ता परिवार के एक नौकर ने एक बार एक नौकरानी को सोनाक्षी से ज्यादा सुंदर बता दिया था। उस दिन के बाद वो नौकर और नौकरानी दोनों गायब हो गए। गुप्ता परिवार के लोगों का कहना था कि वह दोनों अपने गांव चले गए हैं, पर हकीकत सभी को पता थी। असल में सोनाक्षी ने उन दोनों को मरवा दिया था। शायद तुम्हें पता नहीं है कि सोनाक्षी कौन है। तुमने उसकी जगह कैसे ली? इसी वक्त सोनाक्षी से माफी मांगो वरना हम तीनों तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। उन तीनों लड़कों ने आकर्ष को धमकाते हुए कहा। आकर्ष वीएस अंकुश, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उन तीनों लड़कों की बात सुनकर आकर्ष ने हंसते हुए पूछा। तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है? उन तीनों लड़कों में से एक लड़के ने पूछा। मैं समझ सकता हूं कि तुम सोनाक्षी के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वह काबिलियत है जिससे तुम मुझे सबक सिखा सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम मेरी हालत ऐसी कर सकते हो कि मेरे घर वाले भी मुझे ना पहचाने? कहीं तुम तीनों आहूजा परिवार से तो नहीं हो? आकर्ष ने उन तीनों लड़कों में से एक लड़के को पहचान लिया था। वो लड़का प्रणव आहूजा का साथी था। तुमने सही कहा, हम आहूजा परिवार से हैं। कितनी अजीब बात है ना। आज गुप्ता और आहूजा दोनों परिवारों के सदस्य यहाँ खाना खाने आए हैं और तुमने दोनों से पंगा ले लिया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम अकेले हम सभी का सामना कर सकते हो? सही कहा, तुम बस एक छोटे बच्चे हो। जाओ और बच्चों के साथ खेलो, और हाँ, जाने से पहले घुटनों के बल बैठकर सोनाक्षी से माफी जरूर मांगना। अगर हमारा दिल पिघल गया तो क्या पता हम तुम्हें आसानी से जाने दे। उन तीनों लड़कों ने आकर्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा। वो अपने घमंड में इस बात को भी भूल गए थे कि वो भी बच्चे ही हैं। सोनाक्षी गुप्ता परिवार के कुल प्रमुख की बेटी है, उसका घमंडी होना तो समझ में आता है, पर तुम लोगों में किस बात का घमंड है? आकर्ष ने कहा। उसकी बात सुनकर उन तीनों लड़कों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, पर आकर्ष ने आगे जो बात कही उसे सुनकर उन तीनों का चेहरा उतर गया।
जब मैं सोनाक्षी से नहीं डरा तो तुम तीनों से क्यों डरूंगा जिनकी इज्जत उनका खुद का परिवार नहीं करता। आकर्ष ने अफसोस जताते हुए कहा। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। अपने मुंह को अपने नियंत्रण में रखो। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। सोनाक्षी के सामने अपनी बेइज्जती होते देख उनमें से एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा। क्या अब तुम लोगों में सच्चाई सुनने की भी हिम्मत नहीं है? आकर्ष ने हंसते हुए कहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मेरू रेस्टोरेंट के कुछ नियम हैं, पर अगर ये तीनों पहले मुझ पर हमला करते हैं तो मैं भी शांत नहीं बैठूंगा। क्या तुम्हारे रेस्टोरेंट को इससे कोई समस्या है? आकर्ष ने उस वेटर से पूछा जो उन्हें लेकर सेकंड फ्लोर पर आया था। उसके सवाल का उस वेटर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वही खड़ी होकर आकर्ष को देख रहा था। उसे आकर्ष की आंखों में कहीं भी डर नजर नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ अगर हम पहले हमला करें? रेस्टोरेंट के नियम से डरकर हम चुपचाप तुम्हारी बकवास नहीं सुनेंगे। इतना कहकर उन तीनों लड़कों ने आकर्ष पर हमला कर दिया। मालिक, दिया ने चीखते हुए कहा। उसने अपना हाथ अपनी तलवार की ओर बढ़ाया ताकि आकर्ष को बचा सके। पर इससे पहले कि उसका हाथ तलवार को छू पाता, आकर्ष ने पहले ही वो तलवार ले ली और उन तीनों लड़कों पर वार कर दिया। सभी को बस एक सफेद रोशनी नजर आए और पूरे रेस्टोरेंट में उन तीनों लड़कों की चीख गूंज उठी। आकर्ष ने उन तीनों लड़कों के हाथ काट दिए थे। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का समय दे रहा हूं। अगर इतने समय में तुम लोग यहां से गायब नहीं हुए तो अभी तो सिर्फ हाथ कटे हैं। अगली बार हाथों की जगह तुम्हारी गर्दन होगी। आकर्ष की धमकी सुनकर वो तीनों लड़के सहम गए। वो तुरंत अपनी जगह से खड़े हुए और बाहर की ओर भागने लगे। आकर्ष ने उन्हें 3 सेकंड का समय दिया था, लेकिन वो लोग सिर्फ 2 सेकंड में ही वहां से गायब हो गए। जब किसी व्यक्ति की जान खतरे में होती है तो वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। ऐसा ही उन तीनों लड़कों ने भी किया। आकर्ष के पास खड़ा हुआ वो वेटर अभी भी आकर्ष को एकटक नजर से देख रहा था। वो आकर्ष की रफ्तार देख हैरान था। आकर्ष का वो वार इतना तेज था कि शारीरिक मंडल के 5वें स्तर के योद्धा के लिए भी उसे देख पाना बहुत मुश्किल था। इस समय सबसे ज्यादा खराब हालत तो सोनाक्षी की थी। वह इतना डर गई थी कि उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। सोनाक्षी के दासी की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। अपने सामने के दृश्य को देख वो इतना डर गई थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जो कुछ समय पहले उससे मुस्कुराकर बात कर रहा था। दिया, जो कि आकर्ष के पास ही खड़ी थी, वो भी डर गई थी। तुम अपने आप यहां से जा रही हो या तुम्हारी हालत भी उन लड़कों जैसी करूं? आकर्ष ने सोनाक्षी से कहा। तुम कौन हो? सोनाक्षी ने डरते हुए पूछा। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर मेरे साथ रहने के बाद तुम मुझे पसंद करने लगी हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने घमंड के सामने बाकी सबको नीचा समझती हो। आकर्ष ने सोनाक्षी का मजाक उड़ाते हुए कहा। आकर्ष के जवाब से सोनाक्षी काफी शर्मिंदा थी। उसका डर कुछ कम हो गया था, पर अभी भी आकर्ष से आंखें मिलाने की हिम्मत उससे नहीं हो रही थी। चलो सरिता, हम जाकर उन तीनों लड़कों की जगह पर बैठ जाते हैं। वैसे भी वो लोग अब यहां से जा चुके हैं और वापस नहीं आने वाले। सोनाक्षी ने अपनी दासी सरिता से कहा और उन तीनों लड़कों की जगह जाकर बैठ गई जिनके हाथ आकर्ष ने अभी काटे थे। उस टेबल को साफ करो और सोनाक्षी को जो भी चाहिए उसे दे दो, आकर्ष ने वेटर से कहा। सोनाक्षी घमंडी जरूर थी, पर कम से कम उसमें इतनी तो हिम्मत थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह वहीं खड़े होकर आकर्ष का सामना कर रही थी। जी जरूर, वेटर ने पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाते हुए जवाब दिया। वो जानता था कि आकर्ष ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे नाराज किया जा सकता है। अभी जो कुछ भी हुआ था, क्या उसे देखकर तुम भी डर गई थी? आकर्ष ने दिया से पूछा। उसकी आवाज पहले के जैसी डरावनी और गुस्से से भरी हुई नहीं थी। नहीं, दिया ने जवाब देते हुए कहा। उसने मना जरूर किया था, लेकिन उसका चेहरा देख आकर्ष समझ गया कि वो डरी हुई है। थोड़ी देर में ही आकर्ष का ऑर्डर किया खाना उसकी टेबल पर पहुंच गया। आकर्ष ने एक बार दिया की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देख दिया समझ गई कि आकर्ष क्या कहना चाहता है। वो चाहता था कि दिया उससे पहले खाना खाना शुरू करे। थोड़ी देर दिया को खाना खाते देखा आकर्ष ने भी अपना खाना खाना शुरू कर दिया। वह इस प्रकार खाना खा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दिया ठीक से खाना नहीं खा रही थी। उसकी आंखों के आगे अभी भी वही दृश्य घूम रहा था जब आकर्ष ने उन तीनों लड़कों के हाथ काटे थे। दिया, तुम्हें और खाना खाना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही डरती रही तो मेरी रक्षा कैसे करोगी? आकर्ष ने दिया को समझाते हुए कहा। मालिक, मैं उद्धरण चिन्ह
दिया ने कुछ कहना चाहा पर आकर्ष ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, देखो आज नहीं तो कल मैं सांची कस्बे को छोड़कर चला जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। मैं जिस रास्ते पर हूं वो खून खराबे से भरा हुआ है। तुम जिस दृश्य से डर रही हो वैसे दृश्य भविष्य में कई बार होंगे। अगर तुम इसी तरह डरती रहोगी तो तुम्हें यही रहना होगा और भूल जाना कि हमने इस बारे में आज कुछ बात भी की है। मालिक, मैं समझ गई। मैं खाना खा रही हूं, पर पहले आप वादा करिए कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिया की बात सुनकर आकर्ष हंसने लगा। उसने वादा किया कि वो कभी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। जिसके बाद दिया खाना खाने लगी। आकर्ष इस समय बिना पलक झपकाए सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। वो दिया से कठोरता से बात नहीं करना चाहता था, पर साथ में वो ये भी जानता था कि अगर वो उससे कठोरता से बात नहीं करेगा तो वह अपने डर पर काबू नहीं कर पाएगी। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। आहूजा परिवार के लोग किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। तुम्हें उनसे डर नहीं लग रहा क्या? अचानक आकर्ष को सोनाक्षी की आवाज सुनाई दी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में इस समय क्या चल रहा है। तुम चाहती हो कि आहूजा परिवार के लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आए और मुझे सबक सिखाएं। फिर मेरी फिक्र करने का दिखावा क्यों कर रही हो? आकर्ष ने बिना सोनाक्षी की तरफ देखे हुए कहा। मरना है तो मरो, मुझे उससे क्या? सोनाक्षी ने गुस्सा करते हुए कहा। आकर्ष के जवाब हमेशा उसे शर्मिंदा कर देते थे। वो उसे नजरअंदाज करना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों हर बार उसका मन करता था कि वो आकर्ष से बात करें। तुम जितना चाहो अपनी पहचान को छुपा सकते हो, पर मैं कैसे भी करके तुम्हारी पहचान पता लगा लूंगी, सोनाक्षी ने अपने आप से कहा। खाना खाने के बाद आकर्ष ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वो तीनों लड़के उसी रेस्टोरेंट की ओर आ रहे हैं। उन तीनों के हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी और उनके साथ एक और लड़का भी था जो लगभग 20 साल का लग रहा था। जल्दी ही वह चारों मेरू रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पर आ गए। उन चारों को वहां पर देख सोनाक्षी की आंखों में एक अलग चमक आ गई। उसने आकर्ष की ओर देखते हुए अपने आप से कहा, मेरे मना करने के बाद भी तुम यहीं पर बैठे रहे। अब देखो अंकुश आहूजा तुम्हारा क्या हाल करता है। अगर तुम मुझसे माफी मांग लेते हो तो शायद मैं तुम्हें बचा लूं। अंकुश भाई, यह वही लड़का है जिसने हमारे हाथ काटे थे। उन तीनों में से एक लड़के ने आकर्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये बात अलग थी कि उसने इशारा आंखों से किया था, क्योंकि उनके हाथ तो पहले ही कट चुके थे। आप शांत हो जाए। हमारे रेस्टोरेंट के भी कुछ नियम हैं जिन्हें आप नहीं तोड़ सकते, एक वेटर ने अंकुश आहूजा को समझाते हुए कहा। मैं शांत हो जाऊं? अब तुम्हें तुम्हारे रेस्टोरेंट के नियम याद आ रहे हैं? उस समय ये नियम कहाँ गए थे जब इस लड़के ने हमारे आहूजा परिवार के इन तीनों शिष्यों के हाथ काटे थे? जानते हो इनकी चोट कितनी गहरी थी? अंकुश की बात सुनकर सोनाक्षी का चेहरा उतर गया। बातों बातों में वो ये भूल गई थी कि आकर्ष का एक दूसरा चेहरा भी है जिसे वो किसी भी हालत में फिर से नहीं देखना चाहती थी। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, या तो अपने आप को खत्म कर दो या फिर मैं तुम्हें खत्म करूंगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे लोगों को तड़पाना बहुत पसंद है, अंकुश ने आकर्ष से कहा। उसके हिसाब से एक शारीरिक मंडल के चौथे स्तर का योद्धा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। ये तीनों तुम्हारे आहूजा परिवार के शिष्य हैं। मुझसे हारने के बाद ये तुम्हें बुलाकर लाए हैं। क्या तुम्हारे आहूजा परिवार के शिष्यों को यही सिखाया जाता है? आकर्ष ने हंसते हुए पूछा। अंकुश को अपने सामने देख आकर्ष बिल्कुल भी नहीं घबराया था। उल्टा वह उसकी बातों को इस प्रकार नजरअंदाज कर रहा था जैसे अंकुश कोई छोटा बच्चा हो। तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि हमारे आहूजा परिवार के शिष्यों को क्या सिखाया जाता है। इतना कहकर अंकुश आकर्ष की ओर उछला। वहीं रुक जाओ। इससे पहले कि अंकुश आकर्ष को छू भी पाता उससे एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह अपनी जगह पर ही रुक गया। यह आवाज एक बूढ़े व्यक्ति की थी जो धीरे धीरे चलते हुए अंकुश की ओर आ रहा था। रेस्टोरेंट के सभी वेटर उसे प्रणाम कर रहे थे और एक ही नाम ले रहे थे, मैनेजर सहदेव। प्रणाम मैनेजर सहदेव। उस बूढ़े व्यक्ति को अपने सामने देख अंकुश ने सम्मानपूर्वक उससे प्रणाम किया। अंकुश, तुम जानते हो कि हमारे रेस्टोरेंट के क्या नियम है? अगर तुम्हें इस लड़के से कोई भी समस्या है तो तुम रेस्टोरेंट के बाहर उसे सुलझा सकते हो। रेस्टोरेंट के अंदर यह हमारा ग्राहक है और मेरे यहाँ होते हुए तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकते, मैनेजर सहदेव ने अंकुश से कहा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो बस आहूजा परिवार के कारण शांत थे, वरना अंकुश कब का ये दुनिया छोड़कर चला गया होता। मुझे माफ करें मैनेजर सहदेव, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, अंकुश ने एक झूठी हंसी हंसते हुए जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट। और तुम
मैं रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझसे मुकाबला करने बाहर आना, वरना किसी डरपोक की तरह पूरी जिंदगी इसी रेस्टोरेंट में बैठे रहना। अंकुश ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। एक बार मेरी दिया खाना खा ले तो मैं तुमसे मिलने बाहर आ जाऊंगा। आकर्ष ने बिना डरे जवाब दिया। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसे अंकुश के होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दिया, जल्दी से खाना खत्म करो, देखो कोई बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है, आकर्ष ने दिया से कहा। सहदेव वहां से जाने वाले थे, पर आकर्ष का जवाब सुनकर वो अपनी जगह पर ही रुक गए। उन्होंने ध्यान से आकर्ष को देखा और उसे समझने की कोशिश करने लगे। उन्हें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आकर्ष अंकुश से डरा हुआ है। सहदेव के विपरीत बाकी सभी लोगों को आकर्ष पर दया आ रही थी। अंकुश शारीरिक मंडल के छठे स्तर का योद्धा था और आकर्ष उसे किसी भी हालत में नहीं हरा सकता था। उनके हिसाब से इस मुकाबले का परिणाम निश्चित था, आकर्ष की मौत। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कहानी के आगे क्या होगा, किरदारों की किस्मत क्या मोड़ लेगी और सच्चाई सामने आएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनों के साथ कहानी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको इस कहानी के ज्यादा एपिसोड सुनने हैं तो आप हमारी टेलीग्राम पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुनते रहिए।